नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट और साइंस में हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों को प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता से हम लोग क्या समझते हैं? ये एक मैंने समतल दर्पण लिया है, समतल पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। अब परावर्तित किरण के मार्ग में कोई दूसरा समतल पृष्ठ रख दिया जाए, समतल दर्पण रख दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है पुनः लौटकर उसी मार्ग से आएगी और पुनः जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरणों में यह गुण होता है कि वह अपने मार्ग को उत्क्रमणित कर सकती है। अर्थात आपतित किरण ये है, ये परावर्तित किरण है। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण है वह परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। प्रकाश के इस गुण को ही हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता से क्या मतलब है कि प्रकाश अपने पथ को व्युत्क्रमित करने का गुण रखता है। व्युत्क्रमित करने का मतलब क्या है कि परावर्तित किरण को यदि आपतित किरण मान लिया जाए, देखिए ये परावर्तित किरण है, ये है आपका परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, इसको हम आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण कह दिया जाए। कैसे? उसके सामने आप समतल दर्पण रख दीजिए तो जो परावर्तित किरण है अब आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी, टकरा कर आने लगेगी और जिस मार्ग से वह टकरा कर आएगी, पुनः जिस मार्ग से आपतित किरण आई है अब यह आपतित किरण बन गई है तो परावर्तित किरण उसी आपतित किरण वाले मार्ग से ही जाएगी जिस मार्ग से आई है। तो इस घटना को, इस गुण को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। आपने समझा प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश किरणों में यह गुण होता है कि अपने मार्ग को उत्क्रमणित कर सकती है। अर्थात आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण माना जाए तो जो आपतित किरण है वह परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी। इस गुण को ही हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वस्तु और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसे हैं? परछाई, प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब होता क्या है? तो कोई दर्पण है चाहे कोई लेंस है, दर्पण होगा तो परावर्तन होता है, लेंस होगा तो अपवर्तन होता है। तो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, किसी वस्तु से जब प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस पर पड़ने के बाद, यानी कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस या दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यदि दर्पण रहेगा तो परावर्तन, लेंस रहेगा तो अपवर्तन, तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब कब मिलेंगी, कब मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये जब मैं पढ़ाऊंगा दर्पण और लेंस तब मैं बताऊंगा। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। या फिर हम कहें
कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का दर्पण में आकृति बन जाती है। तो उस दर्पण में बनी आकृति को, उस वस्तु का हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक दर्पण हो गया, उसके सामने एक वस्तु रखी, तो जिस तरह की वस्तु है उसी तरह की आकृति उस दर्पण के अंदर बन जाती है। तो उस दर्पण के अंदर बनी हुई आकृति को हम उस वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब जो होता है वह दो तरह का होता है। प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और एक को बोलते हैं आभासी। वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं एक दूसरे से, तो जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वस्तु का, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब आपतित किरणें आती हैं और लेंस या दर्पण के बाद परावर्तन के बाद वास्तव में काटती हैं, मिलती हैं, प्रतीत नहीं होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो जो बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो जो बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका केवल फोटो लिया सकता है। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं दर्पण क्या होता है। मिरर। दर्पण क्या होता है? यदि कोई चिकने समतल पारदर्शी पृष्ठ की एक सतह पर, जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी पृष्ठ हो, जैसे मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, और यह पारदर्शी हो, इसके आर पार हम देख सकें। समतल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इसके एक तरफ कलई कर दीजिए, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दीजिए, एक तरफ पेंट। तो जो यह निकाय है, जो यह माध्यम है, वह माध्यम समतल दर्पण कहा जाएगा। दर्पण कहा जाएगा। दर्पण किसे कहते हैं? तो जब किसी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम माने जिसके आर पार हम क्या कर सकें, देख सकें। जब किसी चिकने पारदर्शी तल के एक तरफ
एक तल पर हम लाल ऑक्साइड का कलई कर दें या लेप लगा दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं एक बार और समझिए, जब किसी चिकने और पारदर्शी तल के एक तरफ कलई कर दीजिए या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दीजिए तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दर्पण जो होता है दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम समतल दर्पण और दूसरे को बोलते हैं हम गोली दर्पण। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में, तो उसको मैं छोड़ देता हूं। इस चैप्टर में मैं केवल समतल दर्पण के बारे में बता देता हूं। जो हम लोगों ने तल लिया है, यदि वह तल एक प्लेन तल हो, समतल हो, तो जो बनने वाला दर्पण है उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। दर्पण मैंने बताया है कि दर्पण में एक तल होगा और वह पारदर्शी तल होगा, एक तरफ कलई किया जाएगा तो वह दर्पण कहला जाएगा। जो हमने तल लिया है यदि गोलीय होगा, देखिए यदि तल हमने गोली लिया है तो जो दर्पण होगा, एक तरफ कलई कर दीजिए, ऐसे कलई कर सकते हैं और चाहे इधर से कलई कर सकते हैं। तो जो तल यदि गोली होगा तो उसे हम गोली दर्पण कहेंगे। लेकिन हमारे जो द्वारा जो लिया गया तल है यदि वो समतल है तो जो बना हुआ दर्पण है वो क्या कहा जाएगा, समतल दर्पण कहा जाएगा। मैंने आपको दर्पण बताया, एक चिकना तल, एक पारदर्शी तल जिसके एक तरफ कलई कर दिया जाए लाल ऑक्साइड का, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। जो हमने तल लिया है यदि गोली होगा, गोलाकार होगा तो गोली दर्पण कहा जाएगा, यदि समतल होगा तो वह समतल दर्पण कहा जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा समतल दर्पण। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या क्या होता है। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उस प्रतिबिंब का गुण क्या होता है ये हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला गुण होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। याद रखना है कि समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है हमेशा हमेशा के लिए सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है। दूसरा गुण याद रखना है, समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। क्या दूसरा गुण मैंने बताया कि समतल दर्पण में जो बना हुआ वस्तु का आकार होता है वह प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यदि यच ऊंचाई का एक मनुष्य है, उसकी ऊंचाई क्या है, यच। एक मनुष्य है उसकी ऊंचाई यच है
और वह अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है, तो कम से कम कितना लंबा दर्पण चाहिए? तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि 2 मीटर का यदि मनुष्य है, यदि 1 मीटर का यदि मनुष्य है, तो समतल दर्पण में उसे देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब अपना आधा मीटर दर्पण की जरूरत होगी। यदि 50 सेंटीमीटर का एक मनुष्य है और अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो 50 सेंटीमीटर का यदि मनुष्य है और पूरा प्रतिबिंब यदि दर्पण में देखना चाहता है, तो 25 सेंटीमीटर दर्पण की जरूरत होगी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी लंबाई का यदि मनुष्य है और वह अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है दर्पण में, तो उसे अपने लंबाई का आधा समतल दर्पण की ऊंचाई वाला एक दर्पण चाहिए। यदि मान लीजिए कि 75 सेंटीमीटर का है, तो 75 का आधा, ठीक है, समतल दर्पण चाहिए। तो जितना भी लंबा मनुष्य है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसके लंबाई के आधे लंबाई वाला समतल दर्पण की जरूरत होगी। चौथा बात क्या होता है? समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण माने कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है वह समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या समझे आपने कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु आगे होती है उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण से प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। पांचवा बात, जो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा होती है वह समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु को मिलाने वाली रेखा और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह दोनों रेखा क्या होती है? समतल दर्पण पर लंब होती है। अगला बात मैं बता देता हूं, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वह क्या होती है? अनंत होती है। F बराबर 1/r हम लोग सिद्ध करेंगे। R माने वक्रता त्रिज्या। तो याद रखिएगा समतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या माने टेढ़ापन, वक्रता माने टेढ़ापन। समतल दर्पण थोड़ा टेढ़ा होता है, नहीं तो टेढ़ा नहीं है तो वक्रता क्या होगी? 0। वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 0। तो जब ये 0 होगा 1/0, तो फोकस दूरी क्या आएगी? अनंत आएगी। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की जो वक्रता होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 0 होती है। और जब 0 होगी तो उसकी फोकस जो दूरी होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। क्यों? क्योंकि आगे ये फार्मूला पढ़ेंगे F बराबर 1/r, या पढ़े होंगे तो ठीक है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है और वक्रता जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है? 0 होती है। अब मैं आपको बता देता हूं, गोली दर्पण को तो मैं परिभाषित कर ही दिया हूं। गोली दर्पण किसे कहते हैं?
तो जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह एक गोलीय कांच है, कांच का खोखला गोला है। अब इसको काट दीजिए। काटने के बाद इसके एक तरफ कलई कर दीजिए। आप कलई इधर भी कर सकते हैं, आप कलई इधर भी कर सकते हैं। तो इस तरह का दो दर्पण होता है, वह गोली दर्पण कहलाता है। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं एक बार और बता देते हैं। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई या पेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जब ये देखिए ये धंसा हुआ पृष्ठ है और ये उभरा हुआ पृष्ठ है, तो जब धंसे हुए पृष्ठ पर कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जब चांदी की कलई उठे हुए पृष्ठ पर की जाए और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो मैंने आपको बताया गोली दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल एक अवतल। जब दबे हुए भाग पर कलई किया जाए, उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उत्तल दर्पण, और जब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उठे हुए भाग से प्रकाश चांदी की कलई की जाए तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम इतना ही पढ़ लेते हैं। अगले चैप्टर में इसके बारे में और भी जानना है, तो इस चैप्टर में इतना ही दर्पण के बारे में रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं पार्श्व उत्क्रमण। बोलो। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप देखे होंगे कि हमारा बायां हाथ दाहिना हाथ बन जाता है, दाहिना हाथ बायां हाथ बन जाता है। इस प्रकार प्रतिबिंब का जो पार्श्व होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। जो साइड होता है वो बदल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बन जाता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है। तो इस तरह के उत्क्रमण को हम लोग बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। यदि हम अंग्रेजी अक्षरों को भी समतल दर्पण के सामने रखें तो उसमें पार्श्व उत्क्रमण होता है। कुछ में वह दिखाई देता है, कुछ में अनुभव चलता है कि पार्श्व उत्क्रमण हुआ है, और कुछ में हमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं कि किन किन अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण अनुभव होता है, किन किन अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पार्श्व उत्क्रमण अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। ए में, भी में, डब्ल्यू में, यक्स में, एच में, आई में, ओ में, टी में, यू में, एम में, वाई में और आई में, ये देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि किसमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। तो ए में नहीं होता है, भी में नहीं होता है, डब्ल्यू में नहीं होता है, यक्स में नहीं होता है, एच में नहीं होता है, आई में, ओ में, टी में, यू में, एम में और वाई में। इसमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी आकृति सममित होती है। देख लीजिए, ये सममित आकृति है। यहां से काट दीजिए तो यहाँ से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है। इसको यहाँ से काटिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। इसको काटिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। यहाँ से काटिए, लेफ्ट राइट बराबर है, लेफ्ट राइट बराबर है। ये लेफ्ट राइट बराबर है, लेफ्ट राइट बराबर है, दोनों तरफ लेफ्ट राइट बराबर। ये काटिए, बराबर है। ये काटिए, लेफ्ट राइट बराबर है। ये लेफ्ट राइट बराबर है। यही कारण है कि इसमें पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। लेकिन इसमें पार्श्व उत्क्रमण होता है, लेकिन इनकी सममित आकृति के कारण पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। तो बस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। पुनः एक बार मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्जवल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अपनी कठिनाइयों को, जहां समस्या होती है, हमारी कमियों को आप बेशक कमेंट करके बताएं। बस इतना ही। धन्यवाद।